14 जनवरी 1761। सूरज की पहली किरणें पानीपत की धूल भरी जमीन को छू रही थी, लेकिन इस जमीन पर कोई हरियाली नहीं थी। यहाँ सिर्फ खून बहने वाला था। पानीपत के तीसरे युद्ध की रणभूमि सजी हुई थी, लेकिन दोनों तरफ से सुलह की शर्तों के लिए खलीते लिखे जा रहे थे। तोल मोल जारी था, लेकिन मराठों को सुलह की जरूरत ज्यादा थी, क्योंकि उनकी रसद अब्दाली ने काट दी थी। पानीपत के पेड़ों के छाले भी मराठों ने उतार ली थी, क्योंकि खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। जिन घोड़ों पर बैठकर मराठों को जंग लड़नी थी, उन घोड़ों को सूखी घास भी नहीं मिल रही थी। जिन्हें सवारों को संभालना था, वो खुद ही फिसल रहे थे। दूसरी तरफ अब्दाली के खेमे में जश्न का आलम था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रुहेलखंड के नवाब नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली के साथ दस्तरखान में मुर्गियों की टांगे उड़ा रहे थे। रसद की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि शुजाउद्दौला के अवध से बोरिया भर भर कर अनाज अब्दाली के खेमे में पहुंच रहा था। नजीबुद्दौला तो खुला गद्दार था। गद्दार कहना भी उचित नहीं, दुश्मन था। गद्दार तो शुजाउद्दौला था। वो शिया मुसलमान था। उसके पिता सफदरजंग मुगल बादशाह के वजीर थे, लेकिन शिया होने की वजह से उसकी प्रताड़ना होती थी। आखिर अपने बीवी बच्चों के साथ उसको दिल्ली छोड़नी पड़ी। अवध को उसने अपना ठिकाना बनाया और पेशवा बाजीराव के सेनापति मल्हारराव होलकर की बाजुओं के दम पर वो मुगलों को आंखें दिखाता था। पेशवा का भी हाथ सफदरजंग के सिर पर था। पेशवा तो गुजर गए, लेकिन कुछ सालों के बाद जब अब्दाली ने भारत पर हमला किया, तो पेशवा बाजीराव के बेटे शमशेर बहादुर ने नवाब शुजाउद्दौला को चिट्ठी लिखी, पुराने एहसानों की याद दिलाई। लेकिन सब बेकार गया, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता अब्दाली के साथ था, मराठों के साथ नहीं। पानीपत के उस रेगिस्तान में सदाशिवराव भाऊ पर लाखों लोगों के जीवन को पालने की जिम्मेदारी थी। हजारों की संख्या में महिलाएं थी। हजारों व्यापारी, दुकानदारों और फौज भी साथ में थी। इसके अलावा वो लाखों पशु भी थे, जिनके दाना पानी का इंतजाम करना भी सदाशिवराव भाऊ की जिम्मेदारी थी। संधि हो जाती तो भाऊ इस आफत से निकल जाते, लेकिन नजीबुद्दौला संधि में सबसे बड़ा संकट था। अब्दाली भारत के वीरों की तलवारों का इतिहास जानता था। वो बीच का रास्ता निकालना चाहता था। उसने बड़ी उम्मीदों से भाऊ को खलीता भेजा कि आप हमें पंजाब और सिंध का पूरा इलाका दे दे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। सदाशिवराव भाऊ मुसीबतों में घिरे थे। उन पर दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि ये साधारण युद्ध नहीं था। ये भारत की सीमाएं तय करने वाला युद्ध था। अगर एक हिंदू राजा ही पंजाब और सिंध अब्दाली को सौंप देता, तो भविष्य में पंजाब और सिंध पर हिंदुओं का कभी दावा ही नहीं रहता। आखिरकार भाऊ ने अब्दाली की ये शर्त अस्वीकार कर दी। इसके बाद घनघोर युद्ध हुआ। महाराष्ट्र का ऐसा कोई घर नहीं था जहां से कोई न कोई बलिदान नहीं हुआ हो। भयंकर रक्तपात और हिंदुओं का नरसंहार हुआ। जंग जीतने के बाद भी अब्दाली सावधान था। उसने अपने वजीर शाहवली से पूछा, मराठे रात में दोबारा हमला तो नहीं कर देंगे? शाहवली ने कहा, हुजूर, सारा दक्षिण फना हो गया, अब कौन बाकी है जो हमला करेगा? पानीपत की ये तीसरी लड़ाई अब्दाली जीत कर भी हार गया। उसने वापस अफगानिस्तान का रुख किया और फिर कभी हिंदुस्तान की तरफ नहीं आया। 1 साल के अंदर ही मराठों ने उत्तर भारत में फिर अपना राज्य कायम किया। अब्दाली को हिंदुस्तान लाने वाले नजीब खान रोहिला का नामो निशान महादजी सिंधिया ने खत्म किया। उसके बाद होलकर और सिंधिया की सेनाओं ने दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 1772 से दिल्ली के लाल किले पर मराठों का झंडा फहराने लगा और सन 1803 तक फहराता रहा। पानीपत की तीसरी लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, ये थी वीरता, बलिदान और अटूट संकल्प की गाथा। ये थी हिंदुस्तान के लिए मराठों के स्वाभिमान की आखिरी सांस तक लड़ी गई लड़ाई। ये थी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर होने वाली गाथा। धन्यवाद।